Good morning to all. Today I will discuss about the emphysema, which is taken from the subject Medical Surgical Nursing 1, and the unit is respiratory disorders. So, first one is emphysema. So, what are the definition of emphysema? The emphysema is defined as it is a condition of lungs where damage of air sac in lungs collectively known as emphysema. इट मीन्स कि एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो एयर सैक्स होते हैं, इट मीन्स कि जो एल्वोलाई होती है वो ओवर स्ट्रेच हो जाती है और साथ में डैमेज भी होने लगती है, जिसको कलेक्टिवली हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। ये कंडीशन अगर जल्दी ठीक नहीं होती तो आगे जा कर के ये हमारा COPD में चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे ईटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बारे में बात करेंगे तो ये एक प्रकार का क्रोनिक इन्फ्लामेशन रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वोलाई रिजल्टिंग इन ओवर डिस्टेंडेड ऑफ द alveolar walls. This causes air to be trapped in the lungs, impeding gas exchange. यानी जैसे कि मैंने बताया था, एम्फाइसीमा अगर बहुत दिनों तक यानी क्रोनिक हो जाता है तो क्रोनिक जो कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे वॉल ऑफ द एल्वोलाई की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जैसे ही वॉल ऑफ द एल्वोलाई की जो वॉल्स होंगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम होगी तो क्या होने लगेगा, उस समय पे ओवर डिस्टेंडेंट होने लगता है, मतलब ओवर डिस्टेंशन होने लगेगा, जिसकी वजह से जो एल्वोलाई होती हैं तो वो क्या होने लगती हैं, वो स्ट्रेच होने लगती हैं। एक्सेसिव स्ट्रेच जब होने लगेंगे तो उस समय पे क्या होता है, एयर ट्रैप्ड होने लगती है। एयर ट्रैप मीन्स का मतलब होता है एल्वोलाई में वो एक्सेसिव जो एयर होगी वहाँ पे मौजूद होगी तो वो वहीं पे फंसने लगती है, जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज होता है वो हमारा क्या होने लगता है कि एबनॉर्मल होने लगता है। देन आफ्टर लास्ट कंडीशन लीड्स टू आती है यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में कि आपका जो प्रोग्रेस टू एम्फाइसीमा, यानी एम्फाइसीमा की ओर ये जो डिसीज़ पोर्शंस होती है वो प्रोग्रेस हो जाती है। देन आफ्टर अगर ईटियोलॉजी की बात करेंगे तो ईटियोलॉजी में स्मोकिंग जो मेन इसमें होता है, स्मोकिंग इज़ ऑफ्टन लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्फाइसीमा। स्मोकिंग तो रिस्क फैक्टर्स होता है जो कि हमारे एम्फाइसीमा के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रिस्क फैक्टर्स है। लेस फ्रीक्वेंट काज इज इनहेरिटेड अल्फा एंटी ट्रिप्सन डिफिशियंसी। इट मीन्स कि होता है कि हमारा जो लेस कॉमन है या लेस कॉज है लेकिन तब भी इनहेरिटेड भी हो सकता है। इट मीन्स कि ये जेनेटिकली भी यानी हो सकता है। देन आफ्टर बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, उनकी वजह से हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, और रिस्पिरेटरी जितना भी इन्फेक्शंस हैं उनकी वजह से भी ये होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में तो इनमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होती हैं। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जितने भी मैंने बताए हैं उन सारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में लगभग कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग डिस्निया ड्यू टू द एयर ट्रैपिंग। इट मीन्स कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी पेशेंट को होगी। ये किस वजह से होगा, एयर ट्रैपिंग की वजह से, जैसे एयर डिस्टेंडेड एल्वोलाई में बहुत सारी एयर मौजूद रह जाती है उसकी वजह से होगा। विच रिटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूस एल्वियोलर गैस एक्सचेंज। ये जो एयर ट्रैपिंग होता है उसकी वजह से कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है वो ज़्यादातर हमारे ब्लड में रह जाती है, और जो एल्वियोलर जो गैस एक्सचेंजेस होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स होता है वो बैरल चेस्ट होता है। बैरल चेस्ट क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो वॉल ऑफ द एल्वोलाई हैं वो ओवर डिस्टेंडेंट हो जाते हैं तो लंग्स का जो शेप एंड साइज होता है वो डायमीटर होता है, और जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक ऑफ द चेस्ट होता है ये हमारा इनमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम बैरल चेस्ट बोलते हैं। बैरल चेस्ट डेवलप ओवर टाइम एज अ मोर एयर ट्रैप्ड विद इन द डिस्टल एयरवेज।
डिस्टल जो एयरवे होता है उसमें अगर ज़्यादा एयर फंसने के चांस होते हैं, उस समय पे क्या होती है, द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर यानी डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक ऑफ द चेस्ट इंक्रीज हो जाता है, गिविंग द चेस्ट मोर बैरल लाइक अपीयरेंस, जो कि हमारा बैरल चेस्ट लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होता है यूज ऑफ एक्सेसरीज मसल्स टू ब्रीथ एज अ रेस्पिरेटरी एफर्ट इंक्रीज। जब रेस्पिरेटरी एफर्ट इंक्रीज होता है तो एक्सेसरी जो मसल्स होती हैं ब्रीथ करने के लिए वो भी यूज़ होने लगती हैं। द नंबर ऑफ मसल्स यूज टू इनहेल विथ इंक्रीज एंड एफर्ट टू गेट इनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये होता है इसलिए है बिकॉज ऑफ जो हमारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड ब्लड में यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो लगातार रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से एक्सेसरीज मसल्स हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगला साइन एंड सिम्टम्स, इसमें लॉस ऑफ वेट एज एक्स्ट्रा कैलोरी एज नीडेड टू मेंटेन रिस्पिरेशन। इसमें जो रिस्पिरेटरी सिस्टम्स होती है, जैसे मैंने बताया, जो एक्स्ट्रा हमारा मस्कुलर सिस्टम्स होता है जो कि हमारे रिस्पिरेशन में यूज़ होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा कैलोरी भी शरीर में बर्न होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेट होगा वो लॉस हो सकता है, यानी वेट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑल्सो डिट्रैक्ट फॉर द ईटिंग, यानी जो रिस्पिरेशन रेट होता है लगातार बढ़ने से हमारा जो भूख लगने वाली प्रोसेस होती है वो भी यानी डिसबैलेंस होती है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होता है पेशेंट प्रॉपर सेटेड पोजीशन विट अलाउ टू ग्रेटर चेस्ट एक्सपेंशन। पेशेंट को इस समय पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा आराम मिलता है जब वो थोड़ा बैठे हुए पोजीशन में होता है। वो इसलिए होता है कि जो हमारा जो चेस्ट का एक्सपेंशन होता है तो वो हमारा ज़्यादा ग्रेटर इस समय अच्छे से एक्सपैंड हो पाता है जब पेशेंट सिटेड पोजीशन में होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराएंगे, यानी कौन कौन सी जांचें होती हैं और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमारा जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ नज़र आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एयर ट्रैपिंग की कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड गैस एक्सचेंज, यानी एबीजी एनालिसिस, जिसको हम आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। तो अगर एबीजी एनालिसिस करेंगे तो उस समय पे क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो डिक्रीज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस समय पे बढ़ा हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेस्ट एक्सरे। तो अगर हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो इसमें क्या होता है, ओवर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लंग एंड फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम का फ्लैटनिंग एंड ओवर फिल्ट्रेशन ऑफ द लंग्स, ये दो चीज़ें हम चेस्ट एक्सरे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट विल वेरी डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द एम्फाइसीमा। जो ट्रीटमेंट होता है वो कितने स्टेज का एम्फाइसीमा है उस पर हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। एज द डिसीज़ प्रोग्रेस द ट्रीटमेंट विल चेंजेस, जैसे जैसे डिसीज़ का प्रोग्रेस होता है तो हमारा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल चेंज होता रहता है। मेडिकेशन टू कंट्रोल सिम्टम्स एंड कीप एयर वे ओपन, यूज ऑफ सप्लीमेंट ऑक्सीजन एंड स्मोकिंग सिजेशन आर द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। यानी जो मेन ट्रीटमेंट होता है तो हमारा किन किन चीज़ों पे डिपेंड होना चाहिए, एयरवे ओपन होना चाहिए और प्रॉपर सप्लीमेंट जो ऑक्सीजन की है वो लगातार बनाए रखना चाहिए। देन आफ्टर जो स्मोकिंग होना चाहिए वो पूरे तरीके से रोक देना चाहिए और इन्हीं सारे प्रिंसिपल पे हमें जो ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं। मेडिकेशन में कौन कौन सी होते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एगोनिस्ट एजेंट्स होते हैं
जो कि हमारे ब्रोंकियोडायलेटर का काम करते हैं। ये इन्हेलर के रूप में भी आते हैं और नेबुलाइज़र के रूप में भी, जिसमें से टर्बूटालिन होता है, एल्बुट्रॉल होता है, लेवलबुट्रॉल होता है। तो ये सारी मेडिकेशंस हैं जो कि हमारे ब्रोंकियो को डायलेशन करने का काम करते हैं। और कुछ हमारे होते हैं लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकियोडायलेटर्स, जो कि हमारा मीटर डोज इन्हेलेटर में भी आते हैं और ड्राई पाउडर इन्हेलर में भी आते हैं। तो इनको भी यूज़ किया जा सकता है। इनमें से कौन कौन सी मेडिसिन इंक्लूड है, जिसमें से फॉर्मेट्रॉल होता है, सल्मेट्रॉल होता है। ये लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकियोडायलेटर होता है, बहुत देर तक ये ब्रोंक्यूल्स में वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स होती हैं उनमें एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स होती हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं कि ब्रोंकियल के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं। इन मेडिकेशन में आइप्रोट्रोपियम शामिल है, टियोट्रोपियन इन्हेलर, ये कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो कि हम इनको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम मिथाइल जैंथिन्स दे सकते हैं हम ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए। इनमें एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेडिकेशन के बारे में, जिसमें हम स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। स्टेरॉइड का इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारा इन जो डिक्रीज़ इन्फ्लामेशन प्रोसेस, यानी हमारी जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है उसको हम डिक्रीज़ करने के लिए स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। इन स्टेरॉइड में हमारे कौन कौन से मेडिकेशन शामिल होती हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, मेथाइल प्रेडनिसोलोन होते हैं, ये सिस्टमेटिकली सब यूज़ किए जाते हैं। और इन्हेलर्स के रूप में हम बैक्लोमेथासोन और ट्राइमाइक्लोन्स, फ्लूटिकासोन, बुडेसोनाइट, ग्लूसनेसोनाइट इन्हेलर्स, यानी इतनी प्रकार के मेडिकेशंस हैं जो इन्हेलर्स के रूप में भी यूज़ किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट कुछ ओरली मेडिकेशंस भी हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन, ये ओरली मेडिकेशंस हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें एंटासिड बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं, बिकॉज ऑफ जो वेरियस टाइप का की मेडिकेशंस चलती हैं तो उनमें से गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांस रहते हैं। तो जो H2 ब्लॉकर्स होंगे, एंटासिड होंगे या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होंगे, ये इन तीनों में से कोई भी एक हम एंटासिड को चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एसिड लेवल होता है वो कम होता है। कुछ एंटासिड हैं जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेडिकेशंस यूज किए जा सकते हैं। H2 ब्लॉकर ये भी एंटासिड हैं, जैसे रेनिटिडिन, फोमिटिडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन, इनमें से कोई एक मेडिकेशन चला सकते हैं। नेक्स्ट जो एंटासिड होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके हमारे जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कम करने का काम करते हैं। इनमें से भी कुछ मेडिकेशंस है जैसे ओमिप्रोजोल, लैंसोप्रोजोल, एसमेप्रोजोल, रेबिप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल, ये कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो हमारे कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं और एंटासिड के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेक्टोरेंट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं सीक्रेशंस को लूज़ करने के लिए, जिसमें गैनफेस्टिन्स भी आते हैं। नेक्स्ट डायूरेटिक दिया जा सकता है हमारे फ्लूइड रिटेंशन को कम करने के लिए, जैसे कि फ्रूसेमाइड है, बुमेटानाइड है, और कुछ वैक्सीन्स भी दी जा सकती हैं जो कि हमारे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। उनमें से इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीन्स भी होती हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक भी दिए जा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में जैसे कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट एडमिनिस्टर अल्फा एंटीट्रिप्सिन थेरेपी फॉर पेशेंट विथ अ डेफिशिएंसी, यानी कुछ स्पेसिफिक डिफिशिएंसी होंगी तो उनमें कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस भी चलाए जा सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे मेन इसमें ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में। तो एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 2 लीटर पर मिनट टू हेल्प मीट बॉडी ऑक्सीजन नीड्स वाइल अवॉइडिंग CO2 रिटेंशंस, यानी हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं जब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एक्सेसिव हो रहा हो तो। फिर गिव पेशेंट 3 लीटर ऑफ फ्लूइड पर डे
टू हेल्प लिक्विफाई सीक्रेशंस, यानी सीक्रेशंस को लिक्विफाई करने के लिए लगभग 2 से 3 लीटर फ्लूइड भी पेशेंट को देना है। नेक्स्ट है हमारा नॉक्सुरल नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन ऑफ द हाइपरकैप्निक एलिवेटेड CO2 लेवल पेशेंट, यानी जो नॉक्सुरल जो नेगेटिव प्रेशर्स वेंटिलेशंस होते हैं उनको भी पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। पेशेंट को कुछ टीच भी करना होगा, यानी कुछ कुछ चीज़ों को यूज़ करने के लिए बताना होगा, जैसे कि द इंसेंटिव स्पायरोमीटर टू इनकरेज द डीप ब्रीदिंग एंड इन्हेंस कफिंग द स्पेलिंग ऑफ द म्यूकस, यानी कफिंग के बारे में बताना है, यूज़ ऑफ द स्पायरोमीटर के बारे में बताना है अगर दिया गया है पेशेंट को तो, एंड द फ्लटर वॉल्व टू इंक्रीज एक्सपायरेशन द फोर्स, यानी जो उसमें फ्लटर वॉल्व्स यूज़ होती है उसके फोर्स के बारे में भी बताना है और उसके जो मानक होते हैं उसके बारे में भी उसको बताना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो इसमें 3 मेन नर्सिंग डायग्नोसिस होती हैं। पहला होता है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, दूसरा होता है फटीग, नेक्स्ट होता है रिस्क फॉर इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस, यानी नर्सिंग रोल क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले पेशेंट के जो स्पुटम होगा उसका जो कलर्स होगा, अमाउंट होगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उस इन सारी चीज़ों को हम नोट डाउन करेंगे, बिकॉज ऑफ ये हमारे इन्फेक्शन के को इंडिकेट करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। प्लेस द पेशेंट इन हाई फॉलोअर पोजीशन, फॉलोअर पोजीशन में भी देना है, ये जो हमारे रिस्पिरेटरी जो एफर्ट होता है तो यानी इस रिस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट को रोकने के लिए। नेक्स्ट होता है एडमिनिस्टर लो फ्लो ऑक्सीजन विच इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू द पेशेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग रिस्पिरेटरी ड्राइव, यानी जो हमारा एडमिनिस्टर जो हम ऑक्सीजन करेंगे तो लो फ्लो रेट से स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनटेक एंड आउटपुट जो होगा उसके फ्लूइड को, तो वो भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। देन आफ्टर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ टर्निंग, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसके बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे। हाउ टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, इसके बारे में पेशेंट को बताना है। देन आफ्टर एवॉइड एक्सपोजर टू इरिटेंट एंड पीपल विद द इन्फेक्शंस, यानी कुछ ऐसे एक्सपोजर जिसमें से यानी हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो एम्फाइसी में कंडीशन और ज़्यादा बढ़े, ऐसे कंडीशंस को एवॉइड करने के लिए पेशेंट को बोलना है। सो थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल एक नया टॉपिक रिस्पिरेटरी सिस्टम का डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।